एक औरत जिसकी उम्र लगभग 27 साल के करीब होती है, आनन फानन में उसको हॉस्पिटल लाया जाता है। जो महिला होती है वो पूरे तरीके से जल चुकी होती है, उसकी बस सांसें चल रही होती है। जो महिला थी इस कदर जल चुकी थी कि उसको पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसके ससुराल वाले उस लड़की को लेकर के हॉस्पिटल जब पहुंचते हैं, वहां पर ये जो मामला था अब कहीं ना कहीं ये पुलिस का हो जाता है। मौके पर पुलिस भी आती है। पुलिस आती है, 2 दिन का वक्त गुजरता है। इंतजार होता है कि लड़की कब होश में आए, कब बयान दे कि आखिर बात क्या है। कहीं ना कहीं जो शक की सुई है वह ससुराल वालों पे गिरती है कि हो सकता है कि जो ससुराल वाले हैं वो दहेज के चक्कर में इस लड़की को जला दिए हों, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे केस हैं कि दहेज उत्पीड़न का लगा रहता है। लड़की को जला दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन जब वो लड़की होश में आती है तो जब उससे पुलिस वहाँ पे स्टेटमेंट उसका नोट डाउन करती है, तो जो लड़की कहानी बताती है, जिसको सुनने के बाद वहाँ के जितने भी स्टाफ होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे नर्स हो, कंपाउंडर हो, या फिर पुलिस वाले हो, या फिर माता पिता, या फिर सास ससुर हो, जब सभी लोग ये बात सुनते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वाकई अपने आप में बेहद हैरान कर देने वाला मामला होता है। अब इसको जानने के बाद जो पुलिस है एकदम एक्शन में आ जाती है। तो जानने वाले इस पूरी सच्ची घटना को कि आखिर पूरा माजरा क्या था। दरअसल इस घटना को सुनाने का जो उद्देश्य है हमारा एक ही है। इस घटना को बहुत ही बुरी तरीके से दबाया गया है। इसमें 2 जानें चली जाती हैं, लेकिन ये घटना को दबा दिया गया है। इसमें जो हमारे मीडिया के कर्मी हैं, यानी उनको कहेंगे कि जो लोकल जो मीडिया वाले हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं चंद रुपए में बिक जाते हैं। 2000, 4000 या 10,000 रुपए के चक्कर में वो बिक जाते हैं और अच्छी खबरों को नहीं चलाती हैं। शायद अगर इस खबर को चलाया गया रहता तो शायद 2 जान तो नहीं बल्कि 1 जान जरूर आज जीवित होती है, शायद 1 जान बच जाती। चलिए जानने वाले हैं आखिर पूरा माजरा क्या है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना राजस्थान की है। इस सच्ची घटना की शुरुआत करूं उससे पहले आप लोगों से एक विनती है, एक गुजारिश है कि इस सच्ची घटना को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कोशिश करें कि आप लोग जैसे बड़े जो मीडिया वाले चैनल हैं, जैसे आज तक हुआ, खास तौर से रवीश कुमार जो है उनको टैग किया जाए, ताकि वो इस मामले का संज्ञान लें और एक जीवन, एक परिवार को न्याय मिल सके। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान में। एक जगह लगती है श्री गंगानगर, एक जिला है, और वहीं का एक गांव है सावंकर गांव। सावरसर जो गांव है, इसी गांव में एक महिला रह रही होती है। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम दिनेश होता है। दिनेश की जो पत्नी होती है जिसका नाम रितु होता है, और घर में बहन थी दिनेश की, और घर में माँ थी, घर में पिता थे। सभी लोगों का एक पूरा भरा पूरा परिवार होता है। दिसंबर का महीना होता है, गरीब परिवार है, इसी वजह से इस परिवार में शौचालय नहीं था। जो रितु है, यानी कि जब उस घर की जो बहू है रितु, वो जाती है शौच के लिए बाहर। जैसे ही वो शौच के लिए बाहर जाती है तो कुछ ही समय बाद से जब वो शौच कर रही होती है, उसी दौरान कुछ गांव के ही मनचले लड़के होते हैं जिन्होंने उस महिला का वीडियो बना लिया शौच करने के दौरान। महिला जब शौच करके वापस आ रही होती है तो 3 मनचले जो लड़के होते हैं वो उसको घेर लेते हैं। घेरने के बाद से उसकी वीडियो को दिखाते हैं उसको, और कहते हैं कि वो इस वीडियो को वायरल कर देंगे। तो वो कहती है कि नहीं, आप इस वीडियो को वायरल मत करिए, आप जो बोलेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज आप इस वीडियो को वायरल मत करिएगा। क्योंकि जो लड़की थी शायद इस बात से अनजान थी कि आखिर उसके साथ अब आगे होने वाला क्या है। अब इधर जो 3 मंचले लड़के होते हैं वो कहते हैं कि अब वो जो बोलेंगे वो उसको करना पड़ेगा। जो महिला होती है वो तैयार हो जाती है, सोचती है कि अगर इस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरे परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। लेकिन इधर जो तीनों लड़के हैं अब उस महिला को एक एकांत जगह पे लेकर के जाते हैं और उस महिला के साथ हैवानियत करते हैं, उस महिला के साथ रेप करते हैं।
रेप करने के दौरान उस महिला की वीडियो बना लेते हैं। जो मामला अब तक शौच तक ही था, अब वो मामला एक तरह से पूरा नग्न वीडियो बन चुका था। जो तीनों लड़के थे बारी बारी से जब उसके साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे, तो इसी दौरान उस महिला का वीडियो बना लिया जाता है। अब जो लड़के थे वो कहते हैं कि अब हम तुम्हें जब भी बुलाएंगे तब तुम्हें आना पड़ेगा, अगर तुम नहीं आओगी नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज जिस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक जिला लगता है श्रीगंगानगर, और इसी श्रीगंगानगर जिले में एक गांव है सावंसर गांव। इसी सावंसर गांव में एक परिवार रहता है। उस परिवार में घर में एक लड़का है जिस लड़के का नाम दिनेश है। दिनेश के माता है, पिता है, बहन है और घर में पत्नी भी है। बहन जिसका नाम सोनी होता है, पत्नी जिसका नाम रीतू होता है और माता पिता है। ये जो 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, इनका जो जीवन है बहुत ही सुखी चल रहा था। लेकिन कहते हैं कि जो सुख का जीवन है वो ज्यादा दिन तक नहीं रहता है। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता है, इधर जो परिवार में है, परिवार वाले ज्यादा गरीब होते हैं, तो इनके घर में शौचालय नहीं होता है। तो जो ऋतु है वो शौच के लिए बाहर जाया करती थी। तो आमतौर पर हमेशा वो अपनी ननद के साथ जाया करती थी, यानी कि सोनी के साथ जाया करती थी। लेकिन जो सोनी होती है उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है, अब इसीलिए वो अकेले जाया करती है। एक दिन जब ऋतु शौच के लिए जाती है, शौच करने के दौरान जो लड़के होते हैं कुछ मनचले, वो उसकी वीडियो निकाल लेते हैं। और कुछ ही समय बाद जब ऋतु अपने घर आ रही होती है, तो जो लड़के हैं उसकी वीडियो को उसको दिखाते हैं और कहते हैं कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो को हम वायरल कर देंगे, नहीं तो बदले में जो हम तुम्हें जो बोल रहे हैं वो तुम करो। इस पर जो लड़की होती है वो कहती है कि ठीक है, बताओ क्या करना है, लेकिन आप प्लीज आप इस वीडियो को वायरल मत करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं उस लड़की को ये डर था कि जो उसका परिवार है एक तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा, जब उस परिवार वालों को ये पता चलेगा कि उसकी बहू की वीडियो वायरल हो चुकी है। अब इसीलिए जो तीनों लड़के थे वो कहते हैं कि उन्हें वो जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। अब ऋतु भी पहले तो उन लोगों के सामने हाथ जोड़ती है, माफी मांगती है, उनसे कहती है कि वो इस वीडियो को डिलीट कर दे। वो अब उन लोगों के साथ ऐसा नहीं कर सकती, लेकिन जो तीनों लड़के थे उनके ऊपर तो कुछ अलग ही जुनून सवार होता है। अब उस लड़की को जबरदस्ती, यानी उस औरत को जबरदस्ती लेकर के वो एक कोने में जाते हैं, एक जगह खाली सुनसान जगह में जाते हैं, और वहां पर उस महिला के साथ वो बारी बारी से रेप कर रहे होते हैं। रेप करने के दौरान उस महिला की वीडियो बनाई जाती है और वीडियो को प्राइवेट करके रख लिया जाता है। फिर उस महिला को उस वीडियो को दिखाया जाता है और कहा जाता है कि अब हम जब तुम्हें बुलाएंगे तब तुमको आना पड़ेगा। अगर कोई भी आनाकानी करोगे तो इस वीडियो को पूरे गांव में फैला दिया जाएगा, पूरे इंटरनेट पे वायरल कर दिया जाएगा। वहां से तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगी। जो ऋतु थी वाकई देखने में बेहद खूबसूरत होती है, लेकिन उसकी खूबसूरती कहीं ना कहीं काल बन जाती है। अब इधर जो ऋतु है अब वो मजबूर हो जाती है, अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता है। वो घर आती है, किसी से कोई बात बताती नहीं है। लेकिन अब इधर वक्त तेजी से गुजर रहा था और इधर जो मनचले लड़के हैं, अब वो उस महिला के साथ जब भी उनका मन करता तब उस महिला को बुला लिया करते थे अपने पास और उसके साथ हैवानियत किया करते थे। यानी कि ये कहानी जो सिलसिला है ये लगभग दिसंबर से शुरू हुआ था। लगभग 2 महीने पहले जो ऋतु है, ऋतु से जब उनका मन भर जाता है तो एक जो लड़का होता है वो कहता है कि हमें तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक काम करो कि तुम अपनी ननद को बुलाओ। तुम्हारी जो ननद है उस पर हमारा दिल आ गया है, तुम उसको बुला करके लाओ, हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे। तो जो महिला होती है, जो ऋतु है, वो मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी ननद को तो नहीं बुलाऊंगी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। लेकिन जो मनचले लड़के हैं अब वो कुछ कहते नहीं है, लेकिन फिर भी वो जिद पे अड़े रहते हैं। कहते हैं कि ठीक है, तुम मत बुला करके लाओ, फिर हम इस वीडियो को वायरल कर देंगे तो फिर तुम कुछ कहना नहीं। इस पर जो ऋतु होती है वो कहती है कि मैं कोशिश करती हूँ, लेकिन आप वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा। तो वो कहता है लड़का एक कि ठीक है, अगर वो नहीं भी मानती है तो कोई बात नहीं, बस उसे बता देना कि अगर वो आज आना चाहती है तो आ जाए, नहीं तो अगर नहीं आना चाहती है तो कोई बात नहीं, हम उसको कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। अब जो ऋतु है
वो जाती है घर और अपने ननद का पैर पकड़ करके रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है। वो कहती है, बताती है जो सारी बातें हुई रहती है उसके साथ, सारी आप बीती अपनी बताती है। जो ननद है वो भी गुस्से में है। वो कहती है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, चलिए मैं चल करके बात करती हूँ। और कहीं ना कहीं जो सोनी है वो बात करने के मूड से जाती है कि बातचीत करके अगर मामला रफा दफा हो जाएगा तो शायद कुछ बात बन जाएगी। लेकिन ये जो मामला होता है कहीं ना कहीं ये रफा दफा होने वाला नहीं होता है, बल्कि ये मामला अब कहीं ना कहीं तुल पकड़ रहा होता है। जब रितु के साथ जो सोनी है उन लड़कों के पास जब पहुंचती है तो जो सोनी है वो उनसे बातचीत कर रही होती है। इतने में जो एक लड़का है वो पीछे से आकर के सोनी को पकड़ लेता है और फिर बात करने का मौका ही नहीं देता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, अब तुम मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाओ। इस पर जो सोनी है वो तो पहले मना करती है लेकिन वो जो दरिंदे थे वो सुनते नहीं है और कहीं ना कहीं उस लड़की के ऊपर टूट पड़ते हैं और उस बारी बारी से सोनी के साथ भी वो लोग शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो हैवानियत कर रहे होते हैं। इसी दौरान उस लड़की की वीडियो बना ली जाती है और वीडियो बना करके उसको भी ब्लैकमेल किया जाने लगता है। लेकिन अब यह सिलसिला कहीं ना कहीं अब बढ़ता ही जा रहा था, अब थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। आखिर वो अब करे भी तो क्या करे। इस पर जो लड़की होती है अब कहती है, घर पे जाती है तो कहती है कि मैं फंस चुकी हूँ आप ही की वजह से, अगर आप मुझे नहीं लेकर के गई होती तो शायद मैं बच सकती थी, मैं नहीं फंसती। इस पर जो रितु है उसको ग्लानि महसूस होती है कि वो करे भी तो क्या करे। अब कहीं ना कहीं समाज में अब वो मुंह दिखाने के लायक नहीं बची थी अगर वीडियो वायरल हो जाती तो। अब इसीलिए उसने ये निर्णय लिया कि अब वो चाहे कुछ भी हो जाएगा, आखिर ये इस ऐसे वो पूरा जीवन नहीं काट सकती। जब भी उनका मन करेगा वो बुलाएंगे, उसके साथ शोषण करेंगे, उसके साथ रेप करेंगे, आखिर ये ऐसा कब तक चलेगा। अब उसको लगता है कि अब यहाँ पर अब इस धरती पर उसका कोई काम ही नहीं है, उसको जीने का कोई हक ही नहीं है। इसीलिए उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया और वो खुद को जलाने की कोशिश करती है। हालांकि जो शरीर उसका है वो जल भी जाता है। अब ये जो पूरा बयान देती है तो फिर कहीं ना कहीं जो पुलिस की टीम है वहां पर पूरा बयान नोट डाउन करती है। अब जैसे पुलिस वहां पर बयान उसका नोट डाउन करती है तो फिर जो बात है वो निकल करके सामने आती है और वो जो महिला है अपनी बात रख पाती है जैसे खुशी समय बात से। फिर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि जैसे फिल्मों में कि जो विक्टिम होता है कहीं ना कहीं जब अपनी बात रख लेता है तो वो इस दुनिया को छोड़ करके चला जाता है। तो ऐसा ही कुछ होता है रितु के साथ। शायद वो जिंदा थी तो फिर बस इसीलिए कि वो अपनी बात को रख पाए, उसका जो परिवार है वो बच सके, जो ससुराल है वो दहेज उत्पीड़न के केस में ना फंस सके, उसको कोई फंसा ना सके। हालांकि वो बच भी जाती है लेकिन अब फिर वो मर जाती है, इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। बचती है एक जीती जागती जो सोनी है, वही बचती है बस। लेकिन अब वो भी न्याय की गुहार लगा रही है पुलिस के सामने। पुलिस एफआईआर तो नहीं नोट डाउन करती है क्योंकि जब वो नाम सुनती है उन तीनों लड़कों का तो फिर उस मामले को दबाने की कोशिश करती है पुलिस। दरअसल दबाया इसलिए मामला जाता है क्योंकि इसमें जो एक लड़का होता है वो मंत्री का लड़का होता है। जब बात मंत्री के लड़के की आती है तो फिर मामला दबाया जाने लगता है। तो फिर इधर जो सोनी है अब वो दर पर दर इधर कभी कभी इस दरवाजे पे कभी उस दरवाजे पर न्याय की भीख मांगती हुई नजर आती है। पुलिस के पास जाती है तो फिर पुलिस कंप्लेन नहीं लिखती है तो फिर कहीं ना कहीं वो सोचती है कि अगर इस बात को अगर सीधा एसपी तक लेकर के जाया जाए तो शायद कुछ बात बने। अब वो लड़की जाती है और एसपी साहब के यहाँ गुहार लगाती है, उनसे सारी अपनी जो दास्तान है वो बताती है। तो एसपी साहब जो होते हैं वो कहीं ना कहीं आदेश देते हैं अपने नीचे, यानी कि जो डीएसपी होते हैं, तो डीएसपी को जब आदेश देते हैं तो फिर डीएसपी साहब भी कहते हैं चलो ठीक है इसमें कुछ देख लेते हैं, कुछ ना कुछ कर ही लेते हैं। लेकिन जैसे ही मामला संज्ञान में आता है तो जब नाम निकल कर सामने आता है तो फिर उस मामले को दबाए जाने की कोशिश करते हैं लोग। लेकिन फिर भी अब एसपी साहब का आदेश था तो फिर थोड़ा सा सख्ती बरती जाती है। एसपी साहब उस महिला को कहते हैं कि ठीक है एक काम करो कि जाओ अपना मेडिकल चेकअप करके लाओ। लेकिन जैसे कि ये होता है कि जो विक्टिम है यानी कि जो मरीज एक तरह से कह लेंगे कि है, तो फिर उसके साथ पुलिस जाती है और उसका मेडिकल करवाती है बाकायदा, जो भी होता है प्रोसेस, और फिर लाती है तो फिर रिपोर्ट को सबमिट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो डीएसपी साहब है उन्होंने कहा कि तुम खुद जाकर करा कर लाओ। इस पर जो सोनी होती है वो कहती है कि ठीक है। और वो कहती है कि मैं किस दिन जाऊँ, तो फिर कैसे होगा,
तो कहते हैं कि काम करना कि संडे को चली जाना, वहाँ पर हो जाएगा। लेकिन जब संडे को हो जाती है तो फिर वहाँ पर जो लड़की है सुबह से बैठे बैठे शाम हो जाती है कि अब डॉक्टर आएंगे, अब डॉक्टर आएंगे। लेकिन उस दिन संडे होता है, हॉस्पिटल बंद होता है और कोई भी डॉक्टर नहीं आता है, बस इमरजेंसी वाला खुला रहता है। अब इसीलिए जो लड़की है अब सोचती है कि काम करते हैं कि प्राइवेट में करवा लेते हैं। फिर अगले दिन वो जाती है प्राइवेट में, अपना मेडिकल करवाती है और मेडिकल करवा करके लाती है। लेकिन जब ये मामला डीएसपी साहब को जब दिखाती है रिपोर्ट, तो फिर भी उस मामले को कहीं ना कहीं दबाए जाने की कोशिश करने लगती है वो पुलिस। तो फिर आखिर वो कर भी क्या सकती है। लेकिन वो उसने देखा था कि ये जो दिल्ली वाला निर्भया कांड हुआ था, तो कहीं ना कहीं उसको देख करके वो इंस्पायर हुई थी कि अगर ये बात अगर मीडिया तक अगर पहुंचाई जाए तो शायद हो सकता है कि कुछ ना कुछ जरूर हो सकता है, उसको न्याय शायद मिल सकता है। अब इसलिए उसने कुछ मीडिया का सहारा लिया, जो लोकल मीडिया है उनका सहारा लिया। तो फिर वहाँ पर जो मीडिया वाले हैं उसके 4-5 मीडिया वाले आते हैं, फिर उसकी खबर को कवर करते हैं। कवर करने के दौरान से फिर वो कहते हैं कि वीडियो को चलाई जाएगी। लेकिन कहीं भी जो वीडियो है 2 दिन तक इंतजार करने के बाद भी लड़की को कहीं वीडियो नहीं दिखती है, कहीं भी वीडियो चलाई ही नहीं जाती है। क्योंकि इसमें जो मामला था वो मंत्री के बेटे का था, तो फिर इसीलिए वीडियो को दबा दिया गया। बस वो केवल बस रिकॉर्ड हुआ था और फिर डिलीट हो गया। फिर जब लड़की को लगता है कि अब न्याय की कोई उम्मीद ही नहीं है, आखिर उसका शोषण का हम कब तक चलता रहेगा। अब इसीलिए जो लड़की है अब वो एक अपनी चुन्नी लेती है, उसी का फांसी का फंदा तैयार करती है और तैयार करने के बाद से फिर वो खुद को फांसी लगा लेती है और इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। अब जैसे ही वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है, फिर परिवार वालों के ऊपर मानो दुख का पहाड़ टूट गया हो। जो लड़की तब तक खुशहाल जीवन कुछ समय पहले तक जी रही थी, उसके जीवन में ऐसा भूचाल आया कि वो इस दुनिया को छोड़ करके चली जाती है। तो कहीं ना कहीं जो पुलिस है वो अपना काम बखूबी नहीं करती है। एक कांस्टेबल, एक दरोगा, एक एसएचओ, यहाँ तक तो समझ में आती है कि बात की मामला दब सकता है। लेकिन एक एसपी और जब डीएसपी जब बिक जाए तो बड़े ही शर्म की बात है। इसमें चाहे जो भी होगा देखा जाएगा, फर्क नहीं है, चाहे चैनल सस्पेंड हो जाएगा या फिर हमें भी अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन एक बहन को, एक माँ को, एक भाई को, एक पिता को न्याय जरूर मिलना चाहिए। इसलिए मैंने पहले ही कहा कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, साथ ही साथ टैग भी करिएगा आप लोग रवीश कुमार को। रवीश कुमार एक ऐसे पत्रकार है जो निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं और वो किसी से नहीं डरते। उन्होंने इसीलिए जो एनडीटीवी चैनल है उन्होंने ज्वाइन किया था, उसको भी छोड़ दिया था। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आपको जागरूक करना था, आपको सचेत करना था कि इस दुनिया में हमारी बहन, हमारी बेटियां, हमारी माताएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है। दुनिया हौसी दरिंदों से भरी पड़ी है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को बताने का जो मेरा मेन उद्देश्य था कि आप इस वीडियो को वायरल करने में मदद करें, शेयर करें, ताकि एक बहन को न्याय मिल सके, एक भाई को न्याय मिल सके, एक पति को न्याय मिल सके। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।